नमस्कार सभी को। आज के संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है, जैसे पहले का जो विषय था, हमने भस्मों को लेकर एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें अलग अलग जो भस्म है, स्त्री रोगों में किस प्रकार से हम लोग भस्मों का उपयोग कर सकते हैं, इसी को लेकर कुछ पिछले सत्रों में हमने 3 भस्मों का उपयोग देखा था। आज इसी क्रम में आगे अलग अलग भस्मों का हम खास करके स्त्री रोगों में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको लास्ट में बताया था कि आगे मैं आपको एक बहुत ही अलग भस्म, जिसको शिव भस्म एवं महा औषध भस्म के नाम से जाना जाता है या बोला जाता है। इस शिव भस्म या महा औषध, महान औषध, और शिव भस्म, इन दोनों नामों से आपको आइडिया आ गया होगा कि इस भस्म का क्या महत्व है। ये एक्चुअली ग्रंथों में, जैसे ये गुरु परंपरा से इसका वर्णन मिल जाता है। इसका अधिकार है विषम ज्वर। आयुर्वेद में गोदंती हरताल नाम से जो मिल जाता है, जिसको हिंदी में हरसोंठ कहा जाता है। हर यानी मराठी में शिव, शिव यानी जैसे भगवान शिव, और सोंठ यानी महा औषध, यानी ये यहाँ पे जो औषधि है ये महा औषध है। शिव महा औषध नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से या कुछ लोग इस औषधि को गोदंती भस्म के नाम से भी बुलाते हैं, या गोदंती आपको मार्केट में मिल जाएगी। गोदंती, या जिसको आपने हरसोंठ कहा है, गोदंती हरताल हम लोग इसको कह सकते हैं। इस गोदंती हरताल को शुद्धित करने के लिए, इसका शोधन करने के लिए नींबू रस की भावना, नींबू रस इसके साथ मिलाकर या भिगो कर फिर इसको हम लोग कूट देंगे, गजकूट देंगे। और आई थिंक बनारस और उस साइड में ये भी बड़ा ही फेमस है, और कई सारे वैद्य इसका प्रयोग करते थे। जैसे मैंने बताया, एक्चुअली ये एक विषम ज्वर की बहुत ही बेहतरीन सी दवा है। बट ये बहुत ही मतलब सस्ता है, इसको बनाने की विधि भी काफी इजी है, इसीलिए इसका प्रयोग अलग अलग रूप से भी किया जाता है। एंड बहुत आराम से आप इसको यूज भी कर सकते हैं, इसके कोई ज्यादा ये भी नहीं है। और इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा रसरत्न समुच्चय में। ये हड़ताल जो है, अलग अलग कंपनियों का भी आपको रेडीमेड मिल जाएगा, लाइक दूध पापेश्वर, बैद्यनाथ, डाबर, दिव्या फार्मेसी, ऐसे सारी फार्मेसी इसको बनाती है। जब हरताल भस्म आप विचार करेंगे तो आपको कुछ ऐसे कल्प भी है, जिससे समीर पन्नग है, जो हम लोग काफी वात विकारों में, पैरालिसिस है, या जैसे बड़े बड़े कुछ वात व्याधि होते हैं ना, उसमें हम लोग समीर पन्नग रस का उपयोग करते हैं। और फिर अवगुंजादि लेपम करके आता है, उसमें भी हरताल भस्म को डाला गया है। तो हरताल भस्म या इस गोदंती का प्रयोग हम लोग कहाँ करें? एक्चुअली ये थोड़ा सा जैसे एक ये भी है, प्यूजेंट भी है, एस्टेजेंट भी है, थोड़ा सा उष्ण भी है। बट फिर भी वैसे तो ये तीनों दोषों पर काम करता है, बट फिर भी खास करके ये कफ को बैलेंस करता है। और जैसे इसका जो ये है, ये मुख्य रूप से विषम ज्वर है, बट फिर भी हम जैसे स्त्री रोगों की बात करेंगे तो जैसे सिफालिस है, गाउट है, ऐसे कुछ व्याधियों में भी इसका काफी अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। यानी सिफालिस की बात करेंगे तो सिफालिस में जिस प्रकार से भी कुछ ऐसे व्रण बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, उसमें काफी अच्छे से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको इंटरनल मेडिसिन के रूप में दे सकते हैं। कभी कभी जैसे विषम ज्वर इसका मुख्य व्याधि है, तो कभी कभी विषम ज्वर के साथ साथ कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, ऐसे भी कुछ जैसे बहुत समय तक, लंबे समय तक अगर मानो किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, तो काफी समय हो चुका होता है, तो धातु का क्षय काफी होता है, काफी थकान वगैरह भी होती है। ऐसे में हम लोग फिर से एक बार रसपाचन वगैरह वही करते, नागर मोथा, पित्त पापड़ा वगैरह, या पित्त का शमन फिर से करवाते, क्योंकि ज्वर ये पित्त प्रधान व्याधि माना जाता है। तो इस समय पे आप इस भस्म का प्रयोग कर लेते हैं। 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम, तो अच्छे से पेशेंट का बुखार उतर जाता है। और इसी बुखार के कारण कई बार पेशेंट में निद्रानाश भी होता है। तो इसमें आप जैसे सूत शेकर या कुछ ब्राह्मी का रस मिलाकर ऐसे कंबाइन करके आप देते हैं, तो अच्छे से पेशेंट को नींद आती है, तो जो क्लम है, थकान है, वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि नींद नहीं आती है ठीक से तो भी थकान रहती है। नींद अच्छी आती है तो धातु का बल भी बढ़ेगा, और मानसिक जो एक संताप होता है, मानसिक थकान होती है, ग्लानि होती है, वो भी कम हो जाएगा। स्त्री रोगों की बात करेंगे तो जैसे कुछ किसी
कभी कभी अमेनोरिया के जो केसेस आते हैं उसमें हमें कई कुछ कारण ही नहीं मिलता है। हम लोग सभी तरह से हिस्ट्री लेते हैं और परेशान होते हैं कि कुछ रीजन ही नहीं मिल रहा है कि क्यों अमेनोरिया है। तो ऐसे जो जिन महिलाओं में मासिक धर्म समय पर नहीं आ रहा है, ऐसे महिलाओं में आप इसको शहद के साथ दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे महिलाओं के अमेनोरिया में या अनार्थों में इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है। दूसरा महिलाओं का एक प्रमुख व्याधि है ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदाह। श्वेत प्रदाह जिसमें सफेद पानी जाने की समस्या होती है और कई सारे बाकी लक्षण भी होते हैं। और इसका परिणाम काफी जैसे अगर प्रदर की बात करेंगे तो ये रस विकृति ही मानी गई है। और जैसे रस धातु की विकृति है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम ओवरऑल सभी धातुओं पर भी धीरे धीरे होता है। एक थकान सी होती है, मेंटली भी पेशेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है। तो इस ऐसे केसेस में, श्वेत प्रदर की केसेस में, जैसे ये कफ को बैलेंस करता है ना, तो कफ को बैलेंस करता है तो इसका प्रयोग आप जरूर करें। और इसका मैं बताऊंगी आपको अनुभव की इसका प्रयोग आप दारवादी काढ़े के साथ कीजिएगा। अभी दारवादी काढ़ा बनाने के लिए इसमें हरिद्रा है, रसांजन है, मुस्ताबी है, यानी वो रस पाचन करेगा। पुनर्नवा गुरुचि है जो शोफ वगैरह अगर उस कारण से अगर स्त्राव है तो वो भी कम करेंगे। इसमें कडुनीम वगैरह भी डाला गया है जो कि एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल टाइप का काम करेंगे। तो ऐसे सब ये दारवैदी काढ़ा जो बनेगा उसमें आपको ये मिलाकर गोदंती भस्म मिलाकर या हरसोंठ मिलाकर अगर आप देते हैं, और या फिर आप जैसे काढ़ा और इसमें डालकर दीजिएगा, शहद के साथ दीजिएगा, बेस्ट तरीके से दिन में 2 बार उपयोग करिएगा, निश्चित रूप से श्वेत स्त्राव की शिकायत कम हो जाएगी। ऐसे ही श्वेत स्त्राव और कभी कभी इसके साथ श्वेत स्त्राव के साथ बर्निंग मिक्चुरेशन वगैरह भी होता है जो मेनोपॉज वगैरह में खास करके मिलता है। उष्णता या दाह अगर होता है तो उस समय में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट इट एट द डोज। आप इसको 30 मिलीग्राम के डोज से स्टार्ट करते हैं और 125 मिलीग्राम तक दीजिएगा जरूर, बिल्कुल। और जैसे ये श्वेत स्त्राव है या ये सारी स्थितियां है, व्रण के लिए भी है, हर्पिस के लिए भी है। हर्पिस में भी व्रण बनते हैं, बुखार भी आता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से ये ज्वर या पित्त प्रकोप जन्य स्थितियां एवं कफ की विकृतियां जैसे कि कोल्ड है, कफ है, इन सभी में भी इसका प्रयोग बहुत अच्छे से हो सकता है। तो कफ पित्त को ये हड़ताल भस्म बैलेंस करता है, इसीलिए आप सदाह मूत्र प्रवृत्ति या हॉट फ्लैशेस, मेनोपॉजल हीट जो बैलेंस नहीं होती है ठीक से, तो आउटबर्स्ट होता है हीट का। और कई बार जैसे इसके साथ अचानक से कुछ घाम आना या गर्मी लगना, ऐसे लक्षण महिलाओं में मिल जाते हैं। तो इन सभी लक्षणों के लिए इस प्रकार से हरताल भस्म का आप जरूर प्रयोग करके देखिएगा, बहुत अच्छे से काम ये करता है। जो मैंने बनारस के वैद्यों की बात की थी, और बनारस में कैसे अभी बहुत सारे ऐसे वैद्य है कि ये सर्व रोगहर के रूप में इसका प्रयोग करते थे। और ऐसा मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, कि वहां पे ऐसे कुछ वैद्य थे कि हर व्याधि में इस भस्म का प्रयोग करते थे, इसीलिए उसका नाम उन्होंने दिया था सर्व रोगहर। और उन्होंने इसका इतना अच्छे से प्रयोग किया कि काफी अच्छे से मतलब नाम भी कमाया, काफी पेशेंट्स को रिजल्ट भी दिया और बहुत अच्छे से धन भी कमाया। बस वो अनुपात बदलकर इसका प्रयोग किया करते थे। जैसे मैंने बताया कि आप शहद के साथ दीजिएगा, जहाँ पे आपको लग रहा है प्रदर की स्थिति है वहां पे कुछ प्रदरग्न काढ़ी बनाकर इसके साथ आप उपयोग कर सकती है। अमेनोरिया अगर है, अनार्थों की स्थिति है, तो वहां पे आप अलग से करिएगा। कास में आप इसका प्रयोग वासास्वरस के साथ कीजिए या फिर पिपली का चूर्ण साथ में दीजिएगा। तो जैसे आप अनुपान बदल के या कंबाइंड मेडिसिन के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक लास्ट इसका मैं प्रयोग बताती हूँ। महिलाओं में भी और मतलब पुरुषों में भी ये व्याधि होता है, सूर्यावर्तक या माइग्रेन कह सकते हैं, जिसमें सूर्य के साथ साथ तो जैसे जैसे सूर्य की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे पेन होता है, शिरशूल होता है। तो ऐसे में, ऐसे अर्धशिशि में आप इस प्रकार से इसका सेवन करवाइएगा। और फिर इसके साथ आप दूध का नशे भी कर सकते हैं। बहुत बेनिफिट इस दवाई का, इस भस्म का, हड़ताल भस्म का या गोदंती भस्म का बहुत अच्छे से आपको बेनिफिट इस केसेस में मिलेगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ओवरऑल ये जो हड़ताल भस्म है, अलग अलग प्रकार के व्रण, सिफेलिस का व्रण, हर्पिस का व्रण, निशान, मार्क, कफ की विकृतियां जो महिलाओं में भी मिल जाती है, और कुछ पित्त की विकृतियां, इन सभी में इस प्रकार से ये बहुत अच्छे से काम करेगा। आगे बढ़े या किसी को इसमें कुछ अपना ये करना हो तो आप भी इसमें बोल सकते हैं, कुछ अनुभव शेयर करने हो या कुछ आपका इसमें
एडिशन हो तो भी बताइए, या फिर आप हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरताल भस्म, गोदंती हरताल भस्म चल रहा है। माधुरी जी नमस्कार सभी को। आगे बढ़े, आगे दूसरा एक भस्म डिस्कस करें और फिर हम लोग फिर चर्चा करेंगे, चलेगा? हाँ, यस मैम। ओके चलिए फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी मैं बहुत एक अच्छा जो काम करने वाला भस्म है उसको मैं बताती हूँ। आगे हम बात करेंगे काशीस भस्म की। काशीस भस्म जो खास करके लैक्सिटी ऑफ मसल्स, यानी जो मांस धातु बहुत ही ज्यादा लैक्सिटी वाला, मतलब टोन कम हो चुका है, तो बिल्कुल ऐसे में जैसे महिलाओं में मुझे लगता है कि मसल्स का जो स्ट्रक्चर या मसल्स का काम बहुत अलग है। जैसे महिलाओं को वेट बियरिंग, कुछ घर के काम, चढ़ना उतरना और घर के कामकाज करते समय नीचे झुकना, बच्चे पैदा करते समय यानी नॉर्मल डिलीवरी के समय भी, और कई सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें महिलाओं के लोअर एब्डोमेन या पेल्विक फ्लोर के मसल्स जो है काफी स्ट्रेच हो जाते हैं, खास करके नॉर्मल डिलीवरी के बाद। कई बार प्रोलैप्स या रिपीटेड एबॉर्शन के केसेस बहुत ज्यादा अगर बच्चे होते हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं में ज्यादा प्रोलैप्स डिसीज का अगर ये देखेंगे, प्रीवैलेंस देखेंगे, तो महिलाओं में काफी ज्यादा होता है। एंड मेनली सर्वाइकल रीजन के जो मसल्स है उनकी स्ट्रेन कम हो जाती है। अगर कई बार ये भी एक कारण होता है कि इस लॉस ऑफ लैक्सिटी और लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ या टोन के कारण, कमी के कारण रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं। सो अगर ऐसी स्थितियां है जहां आपको पता चला, आपने डायग्नोज किया कि भाई यहाँ इस महिला में इस प्रकार से मसल्स की लैक्सिटी काफी है, तो ऐसे केसेस में आप जो एबॉर्शन हो या जो भी उम्र की महिला हो, इसमें मिसकैरेजेस या आगे भी अगर उम्र चली गई हो, तो उसमें भी उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर रिस्टोर करने के लिए टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ भ्रंश या प्रोलैप्स, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ये काम करेगा। आप इसका जरूर उपयोग करिएगा। हाँ, अगर कुछ महिलाओं में जैसे कि इनफर्टिलिटी का कारण ट्यूब ब्लॉकेज है, तो वहां पर भी काफी बात पूछा जाता है कि क्या यूज करेंगे। तो इसमें फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में तो हमें लाइक जो भी कारण से अवरोध है, ब्लॉकेज है, उसको हमें निकालना है, तो वो यूज समूह तीक्ष्ण और शोधन जैसे द्रव्य हम लोग उपयोग करते हैं, ताकि जो भी अवरोध हुआ है उस अवरोध को निकाल सके। तो इसमें उत्तर बस्ती का काफी सुंदर रोल होता है। तो मैं बता रही थी कि कासिस क्षार तेल का उत्तर बस्ती ऐसे केसेस में बहुत ही ज्यादा प्रिफरेबल है और अच्छा उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कासिस भस्म और कहाँ पर आप यूज करेंगे। सो कासिस भस्म हमें यूज करना है इसका जैसे इसको कैसे प्यूरिफाई करते हैं, इसका शोधन कैसे करेंगे, तो कुमारी स्परस के साथ इसको शोधन किया जाता है। कांजी के साथ भी कर सकते हैं या एलोवेरा के साथ करते हैं। कासिस भस्म खास करके हिमेटोजेनिक यानी रक्त वृद्धि के लिए, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव यानी दीपन पाचन, एंटीस्पाज्मोटिक यानी शूल प्रशमन, एंड उदर हिपैटोप्रोटेक्टिव यानी उदर या यकृत जैसे विकारों में यकृत की क्रिया में सुधार लाने के लिए, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म धात्वाग्नि पर ये काम करता है, ये आपको समझ रहा है। अभी यहाँ हम अलग अलग मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज में एक आयुर्वेदी हमारे इसमें सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि इसका प्रयोग करेंगे, और हम इसका प्रयोग करते भी है, प्रैक्टिकल लेवल पर भी करते हैं। एंड सो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है जो अलग अलग मेंस्ट्रुअल एनोमलीज को ट्रीट करता है। अभी मैं इसके बताने लगूंगी तो काफी इसके प्रयोग है। जैसे ही मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मिटीज या एनोमलीज कम हो जाती है, तो इनफर्टिलिटी और काफी रिलेटेड सारे जो इश्यूज होते हैं महिलाओं में, वो भी यहाँ पे कम हो जाते हैं, क्योंकि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो गया तो आगे कंसीव होने में कम समस्या रह जाती है, आराम से कंसीव हो सकती है। अभी जैसे मैंने हिमैटोजेनिक बताया, सो ये बहुत अच्छे से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में या माइक्रोसाइटिक, जिसमें कि रेड सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो भी कम होती है। और खास करके ये पित्त दोष, जैसे पांडु कामला, ये पित्त दोष प्रधान ही व्याधि है, पित्त की विकृतियां होती ही है। तो ऐसे में आप पांडु रोग या खास करके लोहजन्य अभाव या लोह का अभाव जिन एनीमियाज में होता है, उसमें आप इसका हाँ नहीं,
उसमें आप इसका जरूर प्रयोग करिएगा। जो भी थकान है या सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है, कभी कभी फिर सूजन और सर में दर्द होना, ऐसे भी लक्षण मिल जाते हैं। और इसमें मतलब आयरन डिफिशियंसी में आप जरूर इसका प्रयोग करिएगा, बिकॉज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इज मच मोर कॉमन इन फीमेल्स। अभी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी कहीं ना कहीं लीवर जो कि मेन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म का भी है, और रक्त निर्माण के लिए भी लीवर का नॉर्मल फंक्शन होना जरूरी है, बिकॉज कासिस बस्मा इट इज अ पावरफुल हिपैटो प्रोटेक्टिव ड्रग और हिपैटो स्टिमुलेटिव भी है। सो यू कैन यूज इट इन वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवर डिसऑर्डर्स। लीवर की जहां पे भी संप्राप्ति मिल जाती है, इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। लाइक जॉन्डिस है या हेपेटाइटिस है या सिरोसिस ऑफ लीवर है, वहां पर आप करिएगा। इसके साथ ऐसे हमें रिजल्ट मिले हैं कि बिलिरुबिन जो लेवल है वो भी कम हो जाता है, और इस प्रकार से वो ओवरऑल लीवर फंक्शन को एनहांस करता है। मुझे लगता है कि इनफर्टिलिटी हो जो भी समस्या है उसमें लीवर का प्राकृतिक काम करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इवन पीसीओडी के केसेस में जहां पर अर्बुद या कफ की विकृति है, मेद की विकृति है, वजन बढ़ा है, वहां पर भी फैटी लीवर मिलता है। एंड सो ओवरऑल लाइपोलाइसिस की भी रिक्वायरमेंट होती है पीसीओडी के केसेस में, कि मेद का क्षय करे, मेद का नाश करे। ऐसे में आप इसका प्रयोग जरूर करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताऊंगी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में खास करके मेनोरोजिया एंड मेट्रोरोजिया। जैसे कि नॉर्मली साइकिल 3 से 5 दिन का होता है, बट जहां पे ये साइकिल बियॉन्ड द दिस डेज, यानी 5 से आगे ज्यादा लंबे समय तक चल रहा है, जिसको हम लोग रक्तरुद्र कहते हैं। इसमें हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, पेशेंट परेशान होता है, फ्लो रुकता नहीं है, और कभी कभी दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में भी स्पॉटिंग होना, अचानक ब्लीडिंग होना, सो रिपीटेडली, यानी मतलब अर्ली साइकिल आ जाना, तो ये भी काफी दिक्कत होता है, जिसको अश्रुदर कहते हैं। और ये बड़ा ही गायनोकोलॉजिकल इश्यू है, जिसमें खास करके आयुर्वेद तरीके से अगर हम विचार करेंगे तो हम लोग प्रायरली क्या करते हैं ना, पित्त का शमन करवाते हैं, पित्त की शांति करते हैं, यानी मुक्ता भस्म दीजिएगा, प्रवाल कष्टि, पित्त का शमन, रक्त का स्तंभन, ऐसी चिकित्सा का वहां पे विचार हमें करना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे केसेस में भी आप जो पित्त दुष्टि है इसको कम करने के लिए कासिस भस्म, जो कि शीत और कषाय गुण का है, कषाय गुण के कारण, एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी के कारण ये स्तंभन काम करेगा, और पित्त का भी शमन होता है कषाय गुण के साथ। तो मेनोरोजिया, मेट्रोरोजिया यानी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, इन दोनों में भी ये काम करेगा। बाकी आप इसके साथ जो भी आपको लगता है कि पित्त शमन करने वाले जो भी ड्रग्स आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे ये मेनोरोजिया वगैरह में काम करता है, ऐसे ही ल्यूकोरियाज में भी काफी अच्छे से काम करता है। ल्यूकोरिया में जो डिस्चार्ज है, म्यूकस है, कफ विकृतियां है, इसमें जो कंडीशन है एक्चुअली ये वात भी माना, हम त्रिदोषजन्य नहीं मान सकते इसको, श्वेत प्रदर को। तो यहाँ पे जो वात का इम्बैलेंस हुआ है इसको भी रेगुलराइज करेगा, और जैसे इसकी कषाय प्रॉपर्टी है तो कषाय गुण के कारण स्तंभन का भी काम करता है। कासिस भस्म में मिनरल्स है, जैसे एनीमिया, ये भी एक कारण होता है कई बार प्रदर का। तो एनीमिया में तो ये हम लोग ट्रीट करते हैं, एनीमिया में इसका बहुत अच्छा रोल है। तो जैसे एनीमिया दूर हो जाएगा, वैसे फिर पेशेंट के डिस्चार्ज में भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एंड एक्सट्रीमली इट इज ड्यू टू कफ, और कफ विकृति ही है, तो ये कफ कर भी काम करेगा कषाय गुण के कारण। और इसके साथ साथ बाकी जो भी पीरियड को रेगुलराइज करना हो, या पीरियड के साथ साथ कभी कभी पेन हो, यानी लाइक मेंस्ट्रुअल पेन हो, डिस्मेनोरिया हो, इसमें भी ये काम करता है। तो हम इसका प्रयोग वहां पर भी कर सकते हैं। यानी ओवरऑल इसका मैंने पहले बताया था ना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मेंस्ट्रुअल विकृतियां सभी प्रकार की। आगे बढ़ते हैं। आगे ये डाइजेस्टिव भी, डाइजेस्टिव जो भी प्रॉब्लम्स है इसके लिए भी दीपन पाचन सब कुछ काम करता है। जो भी गैस बन रहा है आपके एलिमेंट्री कैनल में, कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज हुआ है, अवरोध है, फ्लैटुलेंस है, ब्लोटिंग हो रहा है, आना अपमान अटो, और इसके साथ मलावष्ठंभ है, पेट फूला है, डकार आ रहे हैं, इन सभी में भी, क्योंकि ये पित्त को बैलेंस करता है ना कषाय रस के साथ। एंड देयर लाइक ज्यादा गैस्ट्रिक म्यूकोजा अगर बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर रहा है, जिसके साथ गैस्ट्राइटिस या इंडाइजेशन या फिर कभी कभी अल्सर फॉर्म हो जाते हैं, सो इट प्रमोट द बेटर एब्सॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। एब्सॉर्प्शन कषाय गुण के साथ, फिर क्रूमिंग भी काम करेगा कषाय रस के साथ, और जो भी बाढ़ बैक्टीरियाज है उसको किल करता है, और अग्नि को करेक्ट करके ओवरऑल ये
डाइजेस्टिव सभी प्रकार के विकारों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आगे जैसे मैंने इसका डोज यू कैन स्टार्ट अराउंड, हम लोग वैसे ही देते हैं ना 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक हमारा ये डोज रहता है। कभी कभी कम डोज की जरूरत हो तो 50 मिलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आई थिंक इसका हाँ प्रिकॉशंस ये है कि आप इसको प्रेगनेंसी में ना यूज करें, बिकॉज कई बार इसके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है और कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। तो मैं भस्म जैसे पढ़ा रही हूँ तो हर भस्म के बारे में मैं बता रही हूँ कि कहाँ पे प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना है। कुछ भस्म कुछ चलते हैं, कुछ नहीं यूज करते हैं, वो ध्यान रखिएगा जरूर भस्मों का प्रयोग करते समय कि कहाँ पे कैसे यूज करना है। अभी स्त्री रोगों में जैसे बात चल रही तो ये ओवरऑल रसायन के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको रसायन काम करना हो। इसी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी देता है। जैसे ये आयरन की कमी को दूर करता है ना, तो ओवरऑल न्यूट्रिशन यानी धातु का बल बढ़ेगा। एक लास्ट बताती हूँ, ये कई प्रकार के स्किन डिसीजेस खास करके कुष्ठ में काम अच्छा करता है। एंड कुष्ठ का जो भी दाग धब्बा, जो भी वर्ण्य काम वहां पे होना चाहिए, यानी जो कॉम्प्लेक्शन इंप्रूवमेंट है वो वहां पे बहुत अच्छे से ये करता है। और इस प्रकार से ऐसे कई सारे कासिस भस्म के बहुत सारे गुणधर्म हैं। और इस प्रकार से ये कासिस भस्म आई थिंक हमारे लिए एक वरदान के रूप में ही है। मैंने इसका आपको लोकल भी बताया है, हाउ कैन वी यूज दिस कासिस क्षार तेल इन for Uttar Basti and typically in the cases of fibroid and uterine blockage या fallopian tube blockage में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये चक्षुष भी है। सो आई थिंक जहां पे आपको लग रहा है कि चक्षुष काम होना चाहिए उसमें आप त्रिफला के काढ़े के साथ दीजिएगा और शहद के साथ दीजिएगा। त्रिफला का काढ़ा बहुत अच्छा रहेगा। जहां धूमपान की आपको ऐसे आवश्यकता है वहां पे आप इसका प्रयोग करिएगा। ओवरडोसेज नहीं देना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि इसका प्रयोग हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे। रसतरंगिनी में आपको इसका रेफरेंस मिल जाता है। एक बात बताती हूँ, जैसे इसके कुछ कल्पों की बात करेंगे तो रज प्रवर्तिनी वटी मैंने अभी अभी बताया था। रज प्रवर्तिनी वटी में कासिस भस्म एज ए इंग्रेडिएंट के रूप में है। और इसी के साथ जात्याति ग्लूत में भी है जो ऊंड के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इवन जात्याति ग्लूत हम पाइल्स में भी यूज करते हैं। आज जैसे वर्ल्ड पाइल्स डे है और एक स्पेशल लेक्चर भी हमने रखा है। इसी प्रकार से ये काम करता है कासिस भस्म। तो ये 2 भस्म आज हमने पढ़े। यस मैम बोलिए। अभी आप सभी लोग चर्चा, डॉक्टर विजय सर, डॉक्टर स्मिता जी, बताइए मैम आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे। आपने कुछ यूज किया है इसका? इसमें हाँ एक जैसे ये स्थानिक चिकित्सा में आप टंकन वगैरह लगवाते हैं ना, उसके साथ आप कासिस भी लगवा सकते हैं। यस मैम बोलिए माधुरी जी, सारे डॉक्टर्स, मंदाकिनी जी। मैम मैंने ऐसा सिंगल यूज नहीं किया कासिस गोदंती। आप बोले हड़ताल मतलब गोदंती। यस। गोदंती भस्म ऐसा भस्म वाइट जो मिलता है ना मैम, तो हम्म। मिक्स करके देती हूँ कॉम्बिनेशन। कफ यस। कोल्ड में जो कफ विकार है अभी तक, या बुखार आया है बच्चे को, तो एक हम्म। चुटकी डाल के देती हूँ। यस, बुखार के लिए तो बस बेस्ट ही है मैम, ये तो बिल्कुल बुखार में तो बहुत अच्छा नहीं, काम करेगी। गोदंती उसी में यूज करती हूँ, या कैल्शियम का जैसा ये रहता है। यस। और लेडीज में जो रहता है ना मेनोपॉजल सिम्टम, या यस। मेंसेस का रक्तस्राव ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए बोलते हैं ना, रोकने के लिए उसमें थोड़ा डालते हैं। हम्म। उसमें यूज करते हैं। और काशीस भस्म मैंने नहीं मैम यूज उसमें, वो कॉम्बिनेशन में जैसे रज प्रवर्तिनी में रहता है ना टैबलेट में वैसे। हाँ। यस। और जात्यादि तेल में होता है कि नहीं पता नहीं, मैं जात्यादि तेल यूज किया है घृत में इसके। है, जात्यादि घृत में है। उसमें है तेल का, मुझे कंटेंट देखना पड़ेगा, याद हम्म। नहीं आ रहा है अभी वो उसमें अच्छा। है कि नहीं। तो वो उसमें दिया है, बाईस के व्रण रोपण के लिए मैंने जात्यादि तेल दिया है। यस, वृणारोपण में तो दोनों भी चलते हैं वैसे। और ये कासिस वो मैंने सुना है अंजन बनाने के लिए, आग के लिए यूज करते हैं मैम कासिस। कासिस भस्म का। हाँ हाँ, चल।
नेत्र विकारों में बहुत यूज करते हैं इसको, ऐसे, मतलब जो अच्छा। हाँ, अंजन बनाते हैं उसका। चक्षुष तो है ही ये, हाँ बिल्कुल। तो, और मैंने जो सीएमए अटेंड किए थे ना मैम, आयुर्वेदिक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, हाँ। तो ये काशीज वगैरह उनका अंजन स्पेशल बना के उसमें डालते हैं वो काशी। अच्छा अच्छा। हम्म, वो तो बहुत ही मतलब वाइड इसके यूजेस है वैसे तो, स्टैसिस भस्म के। हाँ ऐसा चक्षुष है। बिल्कुल है। हाँ मैंने और मतलब आपके ऊपर लेक्चर सुना था तो उसमें ये उन्होंने हाँ, मेंशन किया था, काशीज भस्म अंजन बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं इस प्रकार। और वो काफी बाकी आई डिसीजेस में भी यूज कर सकते हैं एज इट इज चक्षुष। और तो वो चक्षुष काम करता है ना मैम, तो ये ग्रेइंग हाँ ऑफ हेयर्स में भी काम करेगा। हाँ मैम, वो तो करता है वलित और पलित भी, और एक है वो श्वित्र में हाँ, है वो। कुष्ठ 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 में है ना, कुष्ठ में है ना इसका प्रयोग। हाँ पुस्तक के श्वित्र में है यूज कर। यस, क्षेत्र के लिए है, मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा ये। और ये मतलब आप इसको कंबाइन करके भी दे सकते हैं ना, दोनों को भी कंबाइन करके वगैरह भी चलता है ऐसे। तो आई थिंक भस्मों का काफी सुंदर उपयोग है। एक और कासिस भस्म का ना मैम, जैसे ये मसल्स के लिए है या प्रोलैप्स वगैरह के केसेस में भी है, तो आप इसको, मसल स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बट लाइक आप इरोजन्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। और मैंने जैसे ये उत्तर बस्ती का भी बताया। दोनों भस्मों का अपना मैम अपना। ये काशी शादी तेल मिलता है ना, ऐसे काशी शादी तेल वो ना कौन के लिए भी लगाते, कौन आते हैं ना पैर में, कदरू कुदर और ये दोनों में भी, यस। तरह उसका मसाज करते रहने का, काशी शादी तेल का। हाँ, का- काशी शार नहीं मैम, का, काशी शादी तेल। काशी शादी तेल ना, हाँ काशी शादी तेल मिलता है वो मिलता है ना। उसका। और बताइए आरती जी। और कोई डॉक्टर्स लोग बताइएगा। काशी शादी तो मैम पाइल्स वगैरह में भी चलता है ना, ये भी चलता है। पाइल्स के सूजन के लिए बहुत अच्छे से पेन हाँ रिलीव मैम। करता है। जी जी मैम, ये यूज किया है हम लोगों ने। यस। पाइल्स में ज्यादातर यूज करते हैं, कपज वाटस कपज वाले पाइल्स में यूज करते हैं। और हाँ, जो आप बट बोल रहे मैम थे काशी भस्म का, शादी तेल में ना बाकी सारे भी बहुत ज्यादा कंटेंट है ना। मैम आगे यस, मतलब बाकी हाँ, भी है भस्म ना में बहुत उसमें। सारे कंटेंट हैं। बहुत सारे कंटेंट्स है, काशिश तो एक कंटेंट हो गया, बस इसमें बाकी शुंठी वगैरह भी है, अर्क और चित्रक वगैरह भी है, तो लाइक उसके तो काफी अच्छे से रिजल्ट है काशी शादी तेल के तो। और खास करके ये अर्श रोगों के लिए बहुत अच्छा माना है काशी शादी तेल। जी जी। और बताइए मंदाकिनी जी, कैसी हो गई आपकी छठ पूजा, हो गई क्या? हाँ मैम, हो गई आज। आज मतलब मेरा नहीं था। मैं नहीं करती हूँ, होता है यहाँ अच्छा, पे, तो फिर घर गए हुए थे हम लोग ना वहाँ पे, तो क्या घर पे बनाया था। फिर आज, क्या बनाया था, क्या रहता है मेनू? मिनिमम सारे फल रहते हैं, और उनका यहाँ पे मतलब जो डिश होती है, एक ठेकुआ हम्म। बोलते हैं उसको, आटे का हम्म। बनता है, वो हम्म। होता है। और बाकी जो वेजिटेबल्स होती है वो होता है। अच्छा, और? बस इसमें पूजा करते हैं। हाँ। जो हम लोग नहीं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो छठ होती है उनकी, हम्म। छठे दिन नहीं जो पूजा होती है बच्चों की, हम्म। हम्म। तो हम्म। वो कहा कहते हैं कि सूर्य भगवान जो थे ना, उनकी बहन थी, अच्छा। 6 बहनें थी। हाँ हम्म। तो उन्हीं की पूजा होती है, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं। इस तरह से दो 3 4 दिन का ये प्रोग्राम रहता है, खत्म हो जाता अच्छा, है। 3 4 दिन तक, अच्छा। ओके। हम्म। मॅम अच्छा। आपने में वो रहते ना, पाचवी असते ना आपल्या मुलं जन्म पाचवी करतात आपण, हाँ 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 हाँ, ये ते उस टाइप वो में। छठी छठी करते बच्चों का ये, हाँ, मतलब करते ना, नॉर्मल आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पाचवी करतो आपण। छोट्या मुलांचं करतो ना पण आपण, हा लाईक हा, म्हणजे पाचवी, जन्मजात. हा जन्मजात, म्हणजे आता मी माझ्या मुलीचं केलं होतं, पाचवी करतात त्या हम्म. ते हम्म. लिहिते ना, ती येते भविष्य लिहायला येतं ना, म्हणतो ना आपण पाचवी, ते गाळ्यात माळ बनवतो हो. ब्लॅक दोऱ्यात, ते हो. सगळं बनवावं लागतं, ती पूजा करावी लागते, आणि मग ते हो. पुस्तक आणि पेन ठेवावं लागतो की ना,
पाचवीमध्ये ती येते आणि ना ती मुलाचं भविष्य लिहून जाते असं आहे. हो ना, हो ना, हो ना, हो ना. बरोबर. ओके. और कुछ किसी का हाँ, हो? तो वही मैम कहते हैं कि वो उनकी बहन है, तो वो छठ जो है, उन्होंने कार्तिकेय जी को भी मतलब उन्होंने उन्होंने उनको ऐसे नर्चरिंग किया था, पालन पोषण किया था छठी माता हम्म, ने। वो छठ अच्छा की ऐसे करके फिर वो, हाँ, उन्हीं के नाम का फिर वो सूप वूप लेके जाते हैं, उन्हीं का पूजा होता है, व्रत उनके लिए रखते हैं और आरती सूर्य भगवान को दे देते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा है मैम, अच्छा फेस्टिवल होता होगा आपके यहाँ भी, जो बिहारी होंगे ना वहाँ पे करते होंगे आपके यहाँ हाँ भी। करते होंगे, करते होंगे, करते होंगे। हाँ, अभी बड़ा फेमस हो गया है, तो ऑल ओवर इंडिया आजकल क्या है मैम, देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य हो गया हर जगह। हाँ वो तो चलता है, यस यस यस। पहले इधर नॉर्थ इंडिया में गणेश पूजा नहीं होती थी, अभी तो मैं देखती हूँ बड़े धूमधड़ाके से होती है। नहीं अभी कैसा है ना, सबको कुछ ओकेजन चाहिए ना, सेलिब्रेशन का मौका चाहिए। हमारे यहाँ तो हाँ हाँ मतलब सभी त्योहार, अभी पहले हमारे तीज वगैरह नहीं करते थे, मतलब तीज उधर उत्तर प्रदेश में चलती अच्छा। थी ना, बट हाँ हाँ, तीज देख सकती है। तीज वगैरह भी यहाँ पर भी करने लगे हैं लोग। इवन जो करवा चौथ है उसमें मैम, करवा चौथ भी नहीं करते थे यूपी ईस्ट वेस्ट हाँ में, करवा ये अभी चौथ भी करने करने लगे लगे हैं। हैं, यस। हाँ, करवा और चौथ जब भी से करने लगे। फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया आया है तब से तो हर अच्छा लगता है, हर हर त्योहार सब पूरा हर पूरा त्योहार, पूरा इंडिया यस, मनाता है। ग्लोबलाइज हो गए हर त्योहार, बिल्कुल। हाँ। ठीक है, ऐसे तो चलो उस बहाने कुछ तो हो रहा है, ऐसे करके सोचना चाहिए भी क्या। हाँ हाँ, हम लोग एक दूसरे का त्योहार जानते भी है और अच्छा भी लगता है। यस यस। और बताइए, आपका आप करते मैम भस्म का उपयोग, आपको मिल जाता है क्या गवर्नमेंट के सप्लाई में हम कुछ ऐसे? मैम गोदंती भस्म का तो किया है, उसका तो मैं, हम्म, इससे शरीर दर्द है, बुखार है, सिर दर्द, इन सब में करती हूँ। बाकी कासिर भस्म का तो कभी यूज नहीं किया है, सुना ही है हम्म, बस। बस हम्म। इसलिए। अच्छा और अच्छा। काफी सारे तेल का यूज करते ही हैं, वो हाँ पाइल्स हाँ। वगैरह अच्छा अच्छा। लिमिटेड मेरा। ओके, और किसी का हो तो कुछ बताइए, डॉक्टर स्मिता जी, डॉक्टर सुनील सर, डॉक्टर आरती जी, किसी का कुछ इसमें विचार हो तो प्लीज आप प्रकट करिए। और लाइक क्योंकि ये थोड़ा सा भस्मों का यूज कम किए करते हैं ना कुछ, थोड़ा सा रिस्की लगता है कुछ लोगों को, तो कम करते हैं कुछ लोग। सेफली आप कम क्वांटिटी में और कंबाइन करके देते हैं तो बहुत ही अच्छा है इसका, ऐसा कुछ इसमें रिस्क नहीं है। मैम, हाँ ये बोलिए। जो वृद्धि वाटिका बची है, इसका कुछ हम्म। साइड इफेक्ट भी होता है क्या? जैसे पेशेंट्स बड़ी कंप्लेन करते हैं कि लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, हाँ गर्दिन कुछ आज प्लीज खान पान पेशेंट। वगैरह का कुछ होगा, या क्या डोज क्या लिया था? मैम 2 गोली बीडी चल रहा था, और मतलब जैसे कि ऊंधा वगैरह के लिए तो ठीक था, और जैसे ही बैद्यनाथ का चेंज किया उसके बाद तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसके लूज मोशन चालू हो गया। अच्छा। या तो कोई एक्चुअली कंटेंट ज्यादा बढ़ मैक्सिमम गया डोज होगा। तो मतलब 350 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 350 मिलीग्राम तक तो ठीक ही है। हम्म। प्रकृति कौन सी है, उनको सूट नहीं हुआ है, कुछ क्या हुआ होगा? बात तो नहीं, पहले तो हो रहा था, जब वो मुझसे दवाई लेके जा रही थी ना तब तो हो रहा था। अभी जब भी हाँ। घर चली गई ना छुट्टी में, तो फिर उसने बाहर से बैद्यनाथ की लेके खानी चालू करी, तो उसी से उसको लूज मोशन हो गया। तो उसने दवा बंद कर दी, सारी दवाइयां बंद कर दी। मैंने कहा सारी दवा बंद कर दो, एक चेक करो किस वाली से नहीं हो रहा लेकिन है। उसी के तो साथ है या कुछ खान पान की बदलाव के कारण बाकी हेतु का भी नहीं, सेवन है? उसी के साथ है, उसी के साथ ही है, बाकी कोई भी दवाई खा रही है आयुर्वेदिक तो नहीं हो रहा है। और जब इसको खा लेती है तो फिर तुरंत हो जाता है। मैंने कहा हो सकता है कुछ मतलब राजेंद्रनाथ ने कंपनी बेस्ड मेडिसिन में कुछ ज्यादा पड़ गया होगा, या शोधन नहीं हो पाया उस चीज का, ये भी अच्छा, हो फिर सकता डोज कम करके देखिएगा ना जस्ट, और थोड़ा सा फिर बंद करके देखिएगा, स्टॉप करके देखिएगा, कर सकते हैं इससे भी कुछ, अगर आपको लग रहा है तो, है ना? है। और मैं एक चीज बताइए मुझे, कभी ऐसा आपने देखा कि आपने प्रैक्टिस में ही नहीं जब नहीं 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 नहीं, ऐसा घी नहीं। से छाले पड़ते हैं मुंह में, घी से छाले पड़ते हैं घी खाने से, कहाँ छाले पड़ते हैं? मुंह में छाले पड़ जाते हैं घी खाने से, अच्छा, मुंह में छाले तो ऐसे पेशेंट। नहीं, तो फिर मुझे लगता है ना साथ में आपने अनुपान क्या दिया था? नहीं मैम मैंने नहीं दिया, अभी गई मैम थी ना, वो इसमें बोल ना रही ताम्र थी भस्म कि है, ताम्र भस्म ध्यान दे, ये इसमें लोह अच्छा, ताम्र बाकी सब नीलोत्थ भस्म भी है। तो हाँ हाँ। ना वृद्धि मोस्टली वाटिका ताम्र में। भस्म है ना, वो में वॉमिटिंग क्रॉस करेगा, और उष्ण होगा, उसमें त्रिकटु है, बाकी भी है, मुझे लगता है नमक वगैरह है।
याद आ रहा है नमक तो है इसमें, आंवला है, और ये है देखिए इसमें गंधक वगैरह है, और पारस पाठा है। भस्म, हाँ, हरताल भस्म, लोह है मैम, ताम्र नहीं, भस्म है मैम ये सब। तो ये अगर वृद्धि वाटिका हरनिया वगैरह इसमें देना है तो मतलब वो लेखन कार्य करता होगा ना, थोड़ा उष्ण तो रहेगा नहीं ना आपने मैम तो। मतलब डाबर वाला बोल रहे हैं या कौन सी कंपनी वाले से आपको तकलीफ हो गई? बैद्यनाथ से। अच्छा, अच्छा, ओके। ऐसे तो नहीं मिला मैम, मुझे कभी किसी ने बताया नहीं। हो सकता है मैम, हो गया होगा उसको भी। हाँ, क्योंकि फिर पता नहीं उनकी एज क्या थी। एक मैम होती है उसको ना मैम, पॉलिप है मे भी वहां फिर अभी पे। इसमें काफी सारे भस्म हैं, या पता नहीं उनको सूट नहीं हुआ, या कुछ उसमें जैसे आपने बोला उसके साथ कुछ हुआ होगा, तो मे भी हो सकता है कभी। जी, ठीक, ठीक। तो चेंज करके देखते हैं। जी। एक्चुअली इसका अनुपात पानी भी देते हैं या फिर इसका हिरडे का काढ़ा भी देते हैं? आपने मैम किस चीज पानी, के लिए दिया था? पानी, उसको पॉलिप है मैम, गॉल ब्लैडर में। क्या था, कौन के लिए दिया था? अच्छा, अच्छा, पॉलिप, पॉलिप है। पॉलिप के लिए दिया था। हाँ, लेकिन ओके, ठीक है। नहीं, बंद करके देखिए या डोज फिर कम करके देखिएगा। बाकी अभी पता नहीं उसको कौन सा कंटेंट सूट नहीं किया होगा, फिर कभी कभी होता है तो कम, मतलब कम भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा उसको कुछ संजीवनी या शंख भस्म दीजिएगा 1-2 दिन के लिए, फिर जैसे आराम पड़ जाएगा, है ना। जी। मैम वो पित्तज प्रकृति होगी तो ये उष्ण दवाई है, तो उसको और अल्सर हो गए, आप वो हो भी गए। देखो। उसके साथ प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत वगैरह ऐसा देना चाहिए पित्त आप। शमन वाला कुछ चाहिए, बिल्कुल पित्त शमन वाला कुछ चाहिए उसके साथ। क्योंकि पित्त प्रकृति में आते हैं अल्सर, आते उष्ण हैं दवाई। कुछ, इसमें भस्म भी बहुत ज्यादा है ना, तो मे भी हो सकता है। टंकन ठीक। के पानी का घोल बनाकर उसको गंडूस करवाने को लगाइए, और कामदुधा वगैरह दीजिए। जी। ठीक है फिर। ओके, चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। आई थिंक आज का सत्र आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। चलिए फिर।